वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। स्वागत है आपकी क्लास में आपका। कल हमने हैमलेट और शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के बारे में बताया था और आई promised you yesterday that I would narrate the story of Hamlet in my next class and that is the next class। आज हम हैमलेट की स्टोरी के बारे में चलेंगे, हैमलेट की स्टोरी को कवर करेंगे। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं और उस बैकग्राउंड की पहले चर्चा कर लेते हैं और फिर आएंगे मेन स्टोरी पर, मेन कंटेंट पर। राइट, देखिए, हैमलेट बाय नेचर इज अ रिवेंज प्ले। रिवेंज की स्पेलिंग यही होती है ना कि कुछ और भी होता है? REVENG। ये गलत है, ये सही है, रिवेंज। क्लियर? हैमलेट इज ए रिवेंज प्ले बेस्ड ऑन द रिवेंज प्ले पॉपुलराइज्ड बाय हिज कंटेम्पररी थॉमस किड। थॉमस किड ने एक प्ले लिखा था द स्पेनिश ट्रेजेडी और वो प्ले है, रिवेंज प्ले है। और हैमलेट जो है शेक्सपियर का, इसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मिलती जुलती हैं। जैसे दो तीन जो बहुत ऑब्वियस है वो बता देता हूँ। स्पेनिश ट्रेजेडी और जो ये ट्रेजेडी है हैमलेट, दोनों ही रिवेंज प्ले है। पॉइंट नंबर 1 पर दोनों के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, स्पेनिश ट्रेजेडी का प्रोटैगनिस्ट हायरोनिमो और हैमलेट का प्रोटैगनिस्ट हैमलेट हिमसेल्फ, बोथ ऑफ देम फेन मैडनेस। दोनों मैडनेस शो करते हैं जबकि है नहीं। और तीसरी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि बोथ प्ले जो हैं हैज प्ले विद इन प्ले। दोनों के अंदर प्ले और प्ले के अंदर एक प्ले है, प्ले विद इन प्ले है और दोनों में घोस्ट का अपीयरेंस होता है। ये सिमिलैरिटी है, रिवेंज प्ले है। तो किसका रिवेंज है ये बैकग्राउंड सेट कर देता हूं। हैमलेट का फादर था किंग हैमलेट। The father of Hamlet was King Hamlet and King Hamlet was the king of Denmark। डेनमार्क का किंग होता है। He defeated the army of Norway। नॉर्वे की आर्मी led by Fortinbras। किंग फोर्टिनब्रास, इसने इसको डिफीट कर दिया है और डिफीट करके जब वापस आता है becomes the ruler of Denmark। और फिर इसका जो ब्रदर है क्लॉडियस, मर्डर्स हैमलेट। क्लॉडियस मर्डर्स हैमलेट और कैसे मारता है? बाय पॉइजनिंग या बाय ड्रॉपिंग पॉइजन इन हिज ईयर। बाय ड्रॉपिंग पॉइजन इन हिज ईयर, उसके कान में पॉइजन डाल देता है जब वो सो रहा होता है और उसकी डेथ हो जाती है, खत्म हो गया, मर गया है। अब प्ले इसके आगे शुरू होता है। राइट, तो यहां पर देखिए दो कंट्री का नाम हो गया है, एक तो डेनमार्क और दूसरी एक जो कंट्री है वो है नॉर्वे। 2 कंट्री का जिक्र पहले कर दिया है। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंशन्ड इन द प्ले हैमलेट। क्लियर? 2 अभी ही हो गया है। तो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हैमलेट इज प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क, सन ऑफ द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हैमलेट। इसी का बेटा होता है एंड द नेफ्यू ऑफ द करेंट किंग। करेंट किंग कौन है? क्लॉडियस। आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, क्लॉडियस बिकम्स द किंग। और सिर्फ किंग ही नहीं होता, क्लॉडियस मैरिज द विडो ऑफ किंग हैमलेट और विडो ऑफ किंग हैमलेट है क्वीन गर्ट्रूड। क्वीन गर्ट्रूड से शादी कर लेता है जो कि प्रिंस हैमलेट की मदर भी है। राइट, आफ्टर मर्डरिंग किंग हैमलेट, क्लॉडियस marries the wife of King Hamlet, Gertrude. Right? His father's brother and successor, ये है Claudius. Clear? Claudius hastily marries Gertrude, Hamlet's widow, और जब मैरिज कर लेता है
तब तक हैमलेट द प्रिंस जो है वो सिनारियो में नहीं आता है। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, प्रिंस हैमलेट वाज लिविंग इन विटेनबर्ग as he was the student of Wittenberg School, Wittenberg University. And Wittenberg कहाँ है? Wittenberg is in Germany. He was the student of Wittenberg University, Wittenberg School, or after the murder of his father, he was called from there by Claudius. Claudius उसको बुलवाता है, राइट? गर्ट्रूड उसकी मदर है, क्लाउडियस उसका अंकल है, किंग हैमलेट जो है उसका जो फादर होता है। ये तीन पहली एक्ट की जो है पहले एक्ट क्या कह लीजिए, प्ले के अभी बिगिनिंग का सिनारियो चल रहा है, उससे शादी कर लिया है वो। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल फ्यूड चल रहा है, नॉर्वे को उसने हरा दिया है, नॉर्वे के किंग फोर्टिनब्रास को उसने मार दिया था। अब फोर्टिनब्रास के ब्रदर किंग जो है उसके ब्रदर का जो सन है उसका नाम है प्रिंस फोर्टिनब्रास। ही वांट्स टू इन्वेड डेनमार्क, थ्रेटन करता है, चैलेंज भी करता रहता है कि उसको अपना लैंड वापस चाहिए। और ऐसा ही एक लेटर वो क्लाउडियस को भी भिजवाता है, जो अभी आगे के पेपर में जो है आगे स्टोरी में आएगा। और फिर क्लाउडियस जो है सोल्जर्स को अपने वहां भेजता है लेटर लेकर के। मतलब एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है और एक फैमिली टर्मोइल भी, दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं प्ले में, क्लियर। और यही शेक्सपियर की खासियत है कि वो कोई एक प्लान लेकर के नहीं चलता, एक जो है सिंगल स्टोरी नहीं होती, बट उसकी स्टोरी ही फ्रेम स्टोरी होती है, कई सारी स्टोरीज एक साथ रन कर रही होती हैं, क्लियर। प्ले के हम अगर स्टार्टिंग की बात करें, जरा स्टार्ट, प्ले के स्टार्टिंग की बात करें तो द प्ले स्टार्ट्स इन अ डार्क नाइट। एक बहुत डार्क नाइट होती है और डार्क नाइट इटसेल्फ इज द सिंबल ऑफ ट्रेजेडी, राइट। ब्लैक कलर और डार्क ये ट्रेजेडी के सिंबल होते हैं। हैमलेट ब्लैक कलर में है, वो ट्रेजेडी का सिंबल है। एक सिंबल ये है कि उसका फादर जो है मार दिया गया है एंड ही इज मॉर्निंग हिज डेथ, उसके डेथ को मॉर्न कर रहा है, उससे डेथ से दुखी है। और क्लाउडियस क्या करता है, क्लाउडियस शादी कर लेता है गर्ट्रूड से, इस क्लेम के साथ कि ही वांट्स टू मेक अ बैलेंस। द कंट्री जो है वो ग्रीफ को जो है सफर कर रही है और वो मैरिज कर लेता है ताकि ग्रीफ को खत्म किया जा सके। क्लाउडी और हैमलेट ब्लैक कलर का कपड़ा पहना होता है और क्लाउडियस उससे कहता है कि सबका फादर जो है मरता है बट इतने दिन तक ग्रीफ कौन करता है। खैर हैमलेट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत की बात कर रहे हैं प्ले की। एक कभी कभी भी क्वेश्चन आ जाता है ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। तो ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले जो शुरू कहाँ होती है, ऑन अ कोल्ड डार्क नाइट ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्सिनोर। एल्सिनोर इज अ कासल। कासल का मतलब होता है किला। एल्सिनोर कासल है जहां पर प्ले की सेटिंग है। वहीं से दो गार्ड हैं जो गार्ड में गेट कीपर्स हैं जो वहां पर बैठे हैं। एक का नाम है बर्नार्डो और दूसरे का नाम है मार्सिलस। बर्नार्डो एंड मार्सिलस। Marcellus was on the night duty and in the night Bernardo comes to relieve Marcellus। और इतना कोल्ड नाइट है, इतना डार्क नाइट है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। एंड व्हेन बर्नार्डो जो है हियर्स द फुटस्टेप्स तो पूछता है हु इज देयर, फिर दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं कि बोथ आर द गार्ड्स, तो उनको थोड़ा सुकून मिलता है, राइट। तो शुरुआत ही है ऑन अ कोल्ड नाइट ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्सिनोर द डैनिश रॉयल कासल जो है, जो शाही किला है, वहां पर द टू सेंट्रीज बर्नार्डो एंड मार्सिलस डिस्कस अ घोस्ट रिजेंबलिंग किंग हैमलेट। एक ऐसे घोस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो किंग हैमलेट से रिजेंबल करता है, जिसको रात में उन्होंने देखा है, राइट। उसकी स्पिरिट देखी है। दे हैव नॉट टॉक्ड टू द स्पिरिट, उनसे बात नहीं किया है बट उसको देखा है, उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट।
एंड प्रिंस हैमलेट्स फ्रेंड, हैमलेट का फ्रेंड है होरेसियो। हैमलेट के फ्रेंड होरेसियो से वो बताते हैं घोस्ट के बारे में। होरेसियो इज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, और इसलिए ही आल्सो जो है डजंट बिलीव इन द स्पिरिट्स, इन द घोस्ट्स, उस पर भरोसा नहीं करता। बट फिर भी जब लोग बताते हैं तो ये प्लान करता है कि हैमलेट को खुद आकर के जो है देखना चाहिए कि वेदर द स्पिरिट जिसकी बात लोग कर रहे हैं वो उसके फादर से रिजेंबल करता भी है कि नहीं, और अगर रिजेंबल करता है देन ही द स्पिरिट मस्ट बी वांटिंग टू टेल समथिंग टू प्रिंस हैमलेट, उनको बताने के लिए कुछ सोच रहे होंगे। आफ्टर द घोस्ट अपीयर्स अगेन, दोबारा जब घोस्ट अपीयर करता है उसके बाद जो है लोग जाते हैं और हैमलेट को बताते हैं। एज द कोर्ट गैदर्स द नेक्स्ट डे, एक तरफ सीन एक्ट में सीन 1 में ये हो जाता है, सीन 2 में कोर्ट सजी होती है, और एज द कोर्ट गैदर्स द नेक्स्ट डे किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड डिस्कस देयर अफेयर एंड द स्टेट्स ऑफ द अफेयर्स एज वेल विद देयर एडवाइजर, और उनका एडवाइजर जो है वो है लॉर्ड चैम्बरलिन, उसका नाम है पोलोनियस। पोलोनियस इज द एडवाइजर ऑफ क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड। पोलोनियस उससे डिस्कस कर रहे होते हैं मटेरियल को। हैमलेट लुक्स वेरी ग्रिमली, राइट? ड्यूरिंग द कोर्ट क्लॉडियस ग्रांट्स परमिशन फॉर पोलोनियस सन लैरिटस टू रिटर्न टू फ्रांस। पोलोनियस का सन है, कल आपको बताया था लैरिटस। लैरिटस वाज द स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, और उसको फ्रांस वापस जाना होता है और डिस्कस कर रहा होता है, परमिशन मांगने आता है क्लॉडियस से, और क्लॉडियस उसको परमिशन दे देता है। और उसके बाद लैरिटस ओफिलिया के पास जाता है जो कि उसकी सिस्टर है, और ओफिलिया को वार्न करता है कि शी शुड नॉट लव प्रिंस हैमलेट, प्रिंस हैमलेट को लव नहीं करना चाहिए। और फिर अपने फादर से परमिशन लेने जाता है वो पोलोनियस से। पोलोनियस पहले तो उसे कहता है यू शुड गो हेस्ट, आपको जल्दी करना चाहिए। फिर उसको एक बहुत लंबी चौड़ी एडवाइस देता है, सलाह देता है, नीदर बी अ बारोवर नॉट अ लेंडर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो हैमलेट जो पोलोनियस अपने सन लैरिटस को देता है कि सुनिए बहुत लोगों की और बोलिए कम, न किसी को पैसे दीजिए न किसी से पैसे लीजिए, क्योंकि पैसे अक्सर मित्र भी खो देते हैं और खुद भी खो जाते हैं। और ये बहुत सुंदर सी एडवाइस वो अपने बेटे को देता है, और फिर उसका बेटा चला जाता है फ्रांस को। क्लियर? रिटर्न टू स्कूल इन फ्रांस एंड सेंड्स इनवाइस टू इन्फॉर्म द किंग ऑफ नॉर्वे। और उसके बाद एक लेटर आया होता है कहां से? 14 ब्रास से, नॉर्वे की किंग से, कि ही वांट्स टू टेक हिज लैंड बैक। तो 2 अपने गार्ड को वहां से भेज देता है कि जाए और उसको बता दे पूरा सिचुएशन क्या है। और पोलोनियस का सन जो है वो वहां से चला जाता है फ्रांस को। क्लियर? नेक्स्ट सीन में क्या होता है? नेक्स्ट सीन में द घोस्ट जो है इज विजिटेड बाय प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट उसे विजिट करता है, और विजिट जब करता है तो प्रिंस हैमलेट को किंग हैमलेट हर चीज बिल्कुल डिटेल में बता देता है कि हाउ वाज ही मर्डर्ड, राइट? उसका मर्डर कैसे हुआ था ये उसको बताता है, और फिर कहता है कि he wants revenge. Right, that night on the rampart, the ghost appears to Hamlet, telling the prince that he was murdered by Claudius. वो क्लाडियस से उसका मर्डर हो गया है, and the ghost demands revenge. उसको बदला चाहिए। Hamlet agrees, सहमत भी हो जाता है बदला लेने से, and the ghost vanishes. और जब वो सहमत हो जाता है कि he must take revenge, then the ghost disappears from the scene, वहां से गायब हो जाता है। The prince confides to Horatio and the sentries that from now on he plans to put an antique disposition on. क्या करेगा वो? अपने कोर्टियर्स जो हैं, सेंट्रीज जो हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेता है और होरेसियो को कॉन्फिडेंस में लेता है और उनसे कहता है कि इन सारी चीजों को किसी बारे में ना बताएं,
और आज से वो एक अलग ही लुक बना लेगा। एंटिक डिस्पोजिशन की बात करता है, मतलब ही स्टार्ट्स फेनिंग फ्रॉम दैट डे। उसी दिन से वो मैडनेस का फेन करना शुरू कर देता है, पागल होने का नाटक करना शुरू कर देता है। अब देखिए, हैमलेट ही शेक्सपियर का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा प्ले है जो कैरेक्टर ही एक एक्टर बन गया है, राइट। हैमलेट हैज द प्लेराइट्स कॉन्शियसनेस, मतलब अभी तक तो एक बंदा है जो हैमलेट की एक्टिंग कर रहा है, अब एक्टिंग करने वाला है दूसरी एक्टिंग कर रहा है, और वो एक्टिंग है मैडनेस की, एंटिक डिस्पोजिशन ऑन की एक्टिंग करना शुरू कर देता है हैमलेट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्ट। Clear, as though he has gone mad and forces them to swear to keep his plans for revenge secret. However, he remains uncertain of the ghost's reliability. Ghost की reliability उसको confirm नहीं है, but taking into the confidence इन सबको बता देता है कि the revenge plan should be secret and he is going to be mad, and Bernardo, Marcellus and Horatio should not reveal to anybody that Hamlet is not mad. Right? This is the story of first act। और फिर शुरू होता है एक्ट 2। कल हमने आपको शेक्सपियर की ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर बताया था। तो फर्स्ट एक्ट जो होता है शेक्सपियर का, जो बिगिनिंग होता है, उसको एक्सपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या एक्सपोज किया है शेक्सपियर ने हैमलेट में? पहले बात पर एक्सपोज किया उसने, हु इज द मर्डरर, नंबर 1। नंबर 2, द हेस्ट इन मैरिज ऑफ क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड, जो अपने आप में बहुत लंबी कहानी कहती है कि गर्ट्रूड को इतना भी जल्दी क्या थी मैरिज के लिए। और यहीं पर हैमलेट का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन। और नेक्स्ट एक्सपोजिशन है जो हैमलेट का प्लान कि ही वांट्स टू टेक रिवेंज। ये सारी चीजें फर्स्ट एक्ट में जो है एक्सपोज हो जाती हैं, एक्सपोजिशन में आ जाता है। सेकेंड एक्ट जो होता है वो राइजिंग एक्शन का होता है, राइट। एक्शन राइजिंग कभी कभी तो फर्स्ट एक्ट से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्ट में राइजिंग एक्शन का इनिशिएशन तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पर प्लान पूरा चॉक आउट कर देता है शेक्सपियर कि प्ले में आगे होने वाला क्या है। सेकेंड एक्ट राइजिंग एक्शन से शुरू होता है। तो सेकेंड एक्ट, फर्स्ट एक्ट में लैरिटस जो है वो चला गया है, उसका ब्रदर ओफिलिया को एडवाइस दे गया है नॉट टू फॉल इन लव विद हैमलेट। और बाद में जब पोलोनियस पूछता है कि क्या कह के गया है लैरिटस, तो वो बताती है कि वो कह गया है कि हैमलेट से वार्न रहने के लिए। और पोलोनियस भी फिर उसको ये बताता है कि यस, लैरिटस वाज राइट एंड हिज डॉटर ओफिलिया शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंस हैमलेट। सेकेंड एक्ट में क्या है, soon thereafter Ophelia rushes to her father telling him that Hamlet arrived at her door the prior night half dressed and behaving erratically। सेकेंड एक्ट में ओफिलिया goes to her father और उससे बताती है कि रात में हैमलेट उसके कमरे में आया था, हाफ ड्रेस्ड था एंड ही बिहेव्ड वेरी स्ट्रेंजली, बहुत अजीब सा विचित्र सा व्यवहार कर रहा था। पोलोनियस ब्लेम्स लव फॉर हैमलेट्स मैडनेस। पोलोनियस बताता है कि हैमलेट पागल हो गया है और इसलिए वो ऐसी सारी चीजें कर रहा है। पोलोनियस blames love for Hamlet's madness and resolved to inform Claudius and Gertrude। उसको भी बताएगा हैमलेट के इस बिहेवियर के बारे में। As he enters to do so, the king and queen finish welcoming। दो और गेस्ट आ जाते हैं, गिल्डनस्टर्न एंड रोजेनक्रांट्ज। गिल्डनस्टर्न बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये दो करेक्टर हैं, टू स्टूडेंट्स हैं, ये द एक्वेंटेंसेस ऑफ हैमलेट टू एल्सिनोर, राइट। ये हैमलेट के मित्र हैं, हैमलेट के परिचित हैं और ये एल्सिनोर पर आते हैं और गर्ट्रूड और क्लॉडियस दोनों उनका वेलकम कर रहे होते हैं। जब पोलोनियस जाता है उनके पास
हैमलेट के इराटिक बिहेवियर को बताने के लिए, उसके विचित्र बिहेवियर को बताने के लिए जब उनके पास जाता है तो ये घटना घट जाती है। द रॉयल कपल जो है क्लॉडियस और गर्ट्रूड जो है, दे हैव रिक्वेस्टेड दैट द स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ हैमलेट्स मूड एंड बिहेवियर। उनको मूड एंड बिहेवियर के कॉज को चेक करने का आदेश दे दिया जाता है रोजेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टन को। तो दो काम करते हैं, एज दे आर एक्वेंटेड विद हैमलेट, तो हैमलेट उनसे कोई बहाना नहीं करेगा, उनसे कोई नाटक नहीं करेगा, और वो दो तरीके काम करेंगे, एक तो हैमलेट के फ्रेंडशिप का भी, और दूसरा दे विल बी द स्पाई, जासूसी का भी वो काम कर देंगे क्लॉडियस और गर्ट्रूड के लिए कि हैमलेट कैसे बिहेव कर रहा है। एडिशनल न्यूज रिक्वायर्स दैट पोलोनियस वेट टू बी हर्ड। न्यूज आती है कि पोलोनियस आया है कुछ कहने के लिए, और तब तक क्या होता है, मैसेंजर्स फ्रॉम नॉर्वे इन्फॉर्म क्लॉडियस दैट द किंग ऑफ नॉर्वे हैज रिब्यूक्ड प्रिंस फोर्टिनब्रास फॉर अटेम्प्टिंग टू रीफाइट हिज फादर्स बैटल। दूसरा बैटल यहाँ पर होने वाला है, नॉर्वे का जो प्रिंस है वो बैटल के लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। एक सूचना आती है, इंफॉर्मेशन आती है, मतलब पूरे आप प्ले में देखेंगे कि नॉर्वे जो है वो लूम कर रहा होता है क्लॉडियस के सिर पर, और अंत में वही नॉर्वे का जो किंग फोर्टिनब्रास है वही चार्ज लेगा उसका भी। क्लियर। तो वहां से एक ऐसी न्यूज आती है, डेनमार्क विल इंस्टेड सेंड अगेंस्ट पोलैंड though they will pass through Danish territory to get there। एक्चुअली फोर्टिनब्रास जो है वो फिलहाल के लिए तो पोलैंड जा रहा है, लेकिन पोलैंड से लौटने के बाद इधर आकर के हमला कर सकता है। पोलोनियस tells Claudius and Gertrude his theory regarding Hamlet's behavior and he speaks to Hamlet in the hall of the castle to try to uncover more information। पोलोनियस बात भी करता है उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, और पोलोनियस बताता है क्लॉडियस को कि हैमलेट इज मैड बिकॉज ही इज इन लव विद ओफेलिया। ओफेलिया के लव में होने के कारण हैमलेट पागल है, बाकी हैमलेट के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैमलेट क्या है, हैमलेट फेन्स मैडनेस, मैडनेस का बहाना करता है, एंड सबटली इंसल्ट्स पोलोनियस ऑल द वाइल, पोलोनियस की इंसल्ट भी करता रहता है। व्हेन रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेनस्टर्न जो है दे अराइव, Hamlet greets his friends warmly but quickly discerns that they are spies। तुरंत पहचान लेता है कि वो स्पाइज हैं। Hamlet admits that he is upset at his situation but refuses to give the true reason कि वो upset है क्यों, ये रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेनस्टर्न को भी Hamlet नहीं बताता। Instead commenting what a piece of work is man, जबकि बताता क्या है, एक रेनेसांस का ह्यूमनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार स्पीच, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। बहुत बार लाइन आ चुकी है। कितना शानदार आदमी होता है एक व्यक्ति, कितना शानदार, कितना ग्रैंड चीज है, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिटी वैरायटी, इन सब बातों को रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेनस्टर्न को बताता है। रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेनस्टर्न टेल हैमलेट दैट दे हैव ब्रॉट अलोंग अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स। यहाँ से एक और चीज शुरू होती है कि रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेनस्टर्न जो हैं दे हैव ब्रॉट अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स का एक ग्रुप लेकर के आए हैं, ये प्ले राइट्स कॉन्शियसनेस है, राइट। और वो एक्टर्स का ग्रुप प्ले परफॉर्म करता है, और शेक्सपियर के जमाने में बिल्कुल आम बात हुआ करते थे पर प्ले परफॉर्म करना। सो हैमलेट के दिमाग में अब एक आइडिया आता है कि रियल कल्प्रिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और हैमलेट प्लान में बनाता है कि उसको ही शुड राइट अ प्ले, उसको एक प्ले लिखना चाहिए और उसमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जो कि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को मारने के लिए किया था, और किंग हैमलेट क्लॉडियस को इनवाइट करना चाहिए प्ले वॉच करने के लिए, और अगर रिएक्ट करेगा किंग क्लॉडियस तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ही इज द रियल मर्डरर। देखिए, हैमलेट इज द स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ही इज हाईली एजुकेटेड, एंड होरेसियो भी हाईली एजुकेटेड है। सो बोथ ऑफ देम डू नॉट रिलाई ऑन घोस्ट्स, घोस्ट पे रिलाई नहीं करते। दे वांट टू एक्सपेरिमेंट,
उनको एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म करना है कि क्या रियल मर्डरर है क्लॉडियस। गोस्ट पर बिलीव नहीं करना है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में बिलीव नहीं करना है, बिलीव करना है इंटेलेक्ट में। तो ये जो ट्रूप लाया गया है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न से, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन आइडेंटिफाइंग द रियल कल्प्रिट, इन आइडेंटिफाइंग द रियल मर्डरर। राइट, हैमलेट वेलकम तो करता है पूरे ग्रुप का और एक प्ले परफॉर्म करने को बोलता है ऑन किंग प्राइम एंड हेकुबा। किंग प्राइम एंड हेकुबा। किंग प्राइम एंड हेकुबा ये दोनों ग्रीक कैरेक्टर्स हैं। ग्रीक कैरेक्टर्स हैं, या आप कह लीजिए जो ट्रोजन वार हुआ था, ट्रोजन वार ट्रॉय का जो युद्ध है, प्रिंस ऑफ पेरिस और हेक्टर का फादर है प्राइम, उसी पर एक प्ले परफॉर्म करने को कहता है। एट द क्लाइमेक्स ऑफ द ट्रोजन वार, वहां से थीम लेता है। Impressed by their delivery of the speech, he plots to stage the murder of Gonzago और एक प्ले परफॉर्म करने का प्लान करता है, और वो प्ले जो है माउस ट्रैप का काम करने वाला है। राइट, प्ले माउस ट्रैप का काम करने वाला है और प्ले का नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजागो। कई बार क्वेश्चन आता है प्ले जो है कि व्हाट इज द प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट। देन द प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट इज द मर्डर ऑफ गोंजागो एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द माउस ट्रैप। हु इज द रियल माउस? ही शुड बी ट्रैप्ड फ्रॉम दिस प्ले, द मर्डर ऑफ गोंजागो। The murder of Gonzago is based on the story of Priam and Hecuba। एक प्ले परफॉर्म होना है, ऐसा हैमलेट प्लान बनाता है to capture the real murderer, real sinner। राइट, प्लान बनाता है वहां पे। In the very second act, Hamlet plans to commit suicide। सुसाइड भी एक बार करने की सोचता है, बट सुसाइड करता नहीं है, इसलिए क्योंकि इन क्रिश्चियनिटी टू कमिट सुसाइड इज अ सिन। राइट, तो सेकेंड एक्ट जो राइजिंग एक्शन है, यहाँ पर क्या क्या इंसिडेंट होता है? मैडनेस फेन करता है, ओफिलिया के रूम में जाता है और पोलोनियस अपनी थियरी बताता है हैमलेट के पागल होने की, और वो थियरी है बीइंग इन लव विद ओफिलिया। और दूसरा जो ये है कि रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न सेकेंड एक्ट में ही अपीयर होते हैं। क्लॉडियस और गर्ट्रूड उनका वेलकम करते हैं, हैमलेट उनको ग्रीट करता है एज दे आर हैमलेट्स फ्रेंड, और हैमलेट ये भी पहचान जाता है कि वो स्पाइस हैं। सेकेंड एक्ट में ही ट्रूप आता है एक्टर्स का, और हैमलेट प्लान्स टू परफॉर्म अ प्ले ऑन द प्राइम एंड हेकुबा, और द प्ले का नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजागो। और मर्डर ऑफ गोंजागो विल वर्क एज माउस ट्रैप। ये है इनिशिएशन ऑफ या है राइजिंग ऑफ एक्शन कि मर्डर, किलिंग, रिवेंज कैसे लिया जाएगा, वो सेकेंड एक्ट में यहाँ से शुरू होता है। क्लियर? थर्ड एक्ट जो होता है प्ले का, और खासकर शेक्सपियर के प्ले का, उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। क्लाइमैक्स थर्ड एक्ट होता है। Right? Third act, Polonius forces Ophelia to return Hamlet's love letters and tokens of affection to the prince, while he and Claudius watch from afar to evaluate Hamlet's reaction। प्ले शुरू यहीं से होता है। हैमलेट जो है he is in love with Ophelia ऐसा लगता है, और Polonius being a good father advises Ophelia to return all the tokens of love and love letters to Hamlet, उसको वापस कर दे। और जब सेकेंड एक्ट में हैमलेट जो है पोलोनियस से बताता है क्लॉडियस को कि हैमलेट इज इन लव, तो क्लॉडियस और पोलोनियस दोनों ही
कर्टेन के पीछे से सुनते हैं ओफेलिया की बात को और हैमलेट की बात को। ओफेलिया उससे शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन हैमलेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। वहां पर उसको एडवाइस भी देता है कि गो टू ननरी, राइट, ननरी को चले जाओ और नन बन जाओ। इसी को ननरी सीन कहा जाता है, राइट। उसको नन बनने की एडवाइस कौन देता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हैमलेट एडवाइजेस ओफेलिया टू बिकम अ नन एंड गो टू ननरी। ननरी जाने को क्यों बोलता है? ननरी जाने को ये बोलता है, आपको पता है कि शेक्सपियर इन हिज ट्रेजेडीज आर अगेंस्ट विमेन, एंटी फेमिनिस्ट होते हैं। वो ये कहता है कि इफ यू मैरी एंड ब्रीड सन ही विल बी अ सिनर, वो सिनर ही होगा। तो सिंस के बचने के लिए, सिनर्स को पैदा करने से बेटर ये है कि वो ननरी चली जाए। और ये भी उसको बताता है कि ही इज नॉट अ फूल, वो फूल भी नहीं है। शादी तो बुद्धिमानों का काम नहीं है, शादी काम फूल्स का है। एंड हैमलेट इज नॉट फूल, हैमलेट इज नॉट मैड, पागल नहीं है वो कि शादी कर ले। उसको ननरी जाने की सलाह देता है। इसी को ननरी सीन कहते हैं, जो थर्ड एक्ट में अपीयर होता है। Hamlet is walking alone in the hall as the king and Polonius await Ophelia's entrance, musing whether to be or not to be. That is the question. ये सबसे बेहतर कहते द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो यहाँ पर है थर्ड एक्ट में, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत बार पेपर में ये भी लाइन आ चुकी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट इज वेरी कंटेम्पलेटिव, ही इज वेरी मच थॉटफुल, हमेशा सोचता रहता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेदर ही शुड किल क्लॉडियस इंस्टेंटली और ही शुड टेक टाइम, वेदर ही शुड लव ओफेलिया और ही शुड टेक टाइम, वेदर ही शुड कमिट सुसाइड और रिमेन अलाइव। देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैंगिंग इन द माइंड ऑफ प्रिंस हैमलेट, उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये सोलोलिकी जो है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, उसी पर बेस्ड है। ये उसकी सोलोलिकी है। सोलोलिकी क्या होता है? सोलोलिकी प्ले में एक ऐसा डायलॉग होता है जो प्रोटैगनिस्ट के माइंड के अंदर चल रहा होता है। वो बोलता तो है, ऑडियंस को सुनाई देता है, बट किसी और को सुनाई नहीं देता, और उसके दिमाग की चल रही होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसके दिमाग में चल रहा होता है, जो सोच रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी साइकोलॉजी, उसका ब्रेन, उसका माइंड बता रहा होता है, वो होता है सोलोलिकी। सोलो का मतलब होता है सिंगल, लॉक का मतलब होता है डायलॉग। तो जो सिंगल वन मैन डायलॉग है, जो अकेले बोला जाता है, उसी को सोलोलिकी कहा जाता है। तो ये फेमस सोलोलिकी जो है यहीं पर है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। किस एक्ट में है? तो आंसर है इसका थर्ड एक्ट में। वैसे नोट्स में आपके सब कुछ लिखा ही रहेगा, आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। When Ophelia enters and tries to return to Hamlet's tokens of love, Hamlet accuses her of immodesty and cries, "Get thee to a nunnery." Though it is unclear whether this too is a show of madness or genuine distress. यहीं पर उसको मैडनेस है कि जेन्यून है, क्यों कह रहा है उसको जाने के लिए, ये शेक्सपियर के प्ले में कभी भी क्लियर नहीं होता है। नाउ इट्स अप टू द ऑडियंस, दे हैव टू डिसाइड, दो इट इज अनक्लियर वेदर दिस टू इज अ मैडनेस और जेन्युइन डिस्ट्रेस। हिज रिएक्शन कन्विंसेस क्लॉडियस कि वो रियल में मैड हो गया है। हैमलेट इज हिज रिएक्शन कन्विंसेस क्लॉडियस that Hamlet is not mad for Ophelia, Hamlet is not mad for love, right? Love पागल तो है बट वो किसी और चीज के लिए है। Shortly thereafter, the court assembles to watch the play Hamlet has commissioned. Hamlet wants to perform, पूरा कोर्ट इकट्ठा होता है और वो प्ले जो है द मर्डर ऑफ गोंजागो वो परफॉर्म होता है। किस एक्ट में? थर्ड एक्ट में परफॉर्म होता है। After seeing the प्लेयर किंग जो है उसमें, आफ्टर सीइंग द मर्डर ऑफ द प्लेयर किंग, क्लॉडियस जो है वो टोटली प्रोवोक्ड हो जाता है। मर्डर कैसे होता है प्लेयर किंग का? बिल्कुल वैसे जैसे क्लॉडियस ने किंग हैमलेट का मर्डर किया था। तो ही इज प्रोवोक्ड और ही रिएक्ट्स, और रिएक्शन में वहां से तुरंत भाग के चलने लगता है।
भाग के जाता है। हैमलेट चेजेस हिम डाउन, उसका पीछा करता है, बट बाय देन हैमलेट रीचेस टू हिम, ही सीज दैट जो क्लॉडियस है ही इज ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के बल बैठा है। तो हैमलेट को ऐसा लगता है कि क्लॉडियस इज प्रेइंग टू गॉड, पूजा कर रहा है, एंड हैमलेट थिंक्स दैट ही शुड नॉट किल क्लॉडियस एट दिस टाइम, अभी नहीं मारना चाहिए। क्यों? बिकॉज इफ ही इज किल्ड ड्यूरिंग वर्शिपिंग ही विल डायरेक्टली गो टू हेवन, और हैमलेट को उसे हेवन नहीं भेजना है, हैमलेट को उसे हेल भेजना है, इसलिए वहां पर छोड़ देता है। और यही हैमलेट का एक इनडिसाइसिवनेस का एक और एग्जांपल है कि जब चांस आता है तब छोड़ देता है। और फिर घोस्ट क्या करता है, हैमलेट जो है, ही गोज टू हिज मदर्स रूम, गर्ट्रूड के रूम में जाता है, गर्ट्रूड से बात कर रहा होता है, और बाय देन द घोस्ट रीअपीयर्स, घोस्ट आता है। हैमलेट को घोस्ट दिखाई देता है, ऑडियंस को दिखाई देता है, बट वो गर्ट्रूड को नहीं दिखाई देता, और हैमलेट से पूछता है व्हाई डिडंट ही किल क्लॉडियस, क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा है, और इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिवेंज, अगर उसको रिवेंज लेना भी नहीं है तो कुछ और प्लान करे। वो गर्ट्रूड देख रही होती है, सुन रही होती है कि घोस्ट और हैमलेट बात कर रहे हैं, और घोस्ट तो हैमलेट को गर्ट्रूड को दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ हैमलेट की बात सुनाई देती है, अपने बेटे की बात सुनाई देती है। तो गर्ट्रूड भी कंफर्म हो जाती है यहाँ पर कि प्रिंस हैमलेट वाकई पागल हो गया है, क्योंकि उसको घोस्ट दिखता नहीं है। और गर्ट्रूड और हैमलेट की बात को सुनने के लिए टेपेस्ट्री के पीछे पोलोनियस खड़ा हो जाता है, उसकी बात सुन रहा होता है, उसकी जासूसी कर रहा होता है। हैमलेट को ऐसा लगता है कि बिहाइंड द टेपेस्ट्री क्लॉडियस हैज कम, एंड हैमलेट स्टेप्स फ्रॉम टेपेस्ट्री, पर्दे के पीछे से स्टैप कर देता है, और स्टैप करने के बाद पता चलता है कि इट वाज नॉट क्लॉडियस बट इट वाज जो है पोलोनियस। पोलोनियस का मर्डर हो जाता है अननोइंगली, और पोलोनियस की बॉडी को वो छुपा देता है। क्लॉडियस जब उससे पूछता है उसकी बॉडी के बारे में, इंसिस्ट करने पर बताता है। और इधर तो ये केस हो रहा होता है, पोलोनियस का बेटा लारेटस जो है वो फ्रांस में है, और ओफिलिया जो है अपने फादर के मर्डर पर पागल हो जाती है। लारेटस इज कॉल्ड फ्रॉम फ्रांस, और जब फ्रांस से बुलाया जाता है वो, और फिर क्लॉडियस उसको बता देता है कि योर फादर हैज बीन मर्डर्ड बाय प्रिंस हैमलेट। और प्रिंस हैमलेट के आने से पहले यहाँ पर ओफिलिया जो है वो सुसाइड कर लेती है बाय ड्राउनिंग इन अ रिवर, एक रिवर में जम करके वो खुद को ही मर्डर कर लेती है, खुद को मार लेती है। जब कंफर्म हो जाता है क्लॉडियस कि हैमलेट इज नॉट रियली मैड, ही इज बिकमिंग डिस्ट्रक्टिव डे बाय डे, तो वो ये प्लान करता है कि हैमलेट इज एक्साइल्ड फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से उसको एग्जाइल कर देता है, और एग्जाइल करके उसको इंग्लैंड जाने का ऑर्डर दे देता है। राइट, इंग्लैंड जाने का उसको ऑर्डर दे देता है, और रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न, राइट। तो हैमलेट जोक्स विद क्लॉडियस अबाउट वेयर ही हैज हिडन इज द बॉडी ऑफ पोलोनियस। यहाँ से जो है फोर्थ एक्ट शुरू हो जाता है, मैंने आपको स्टोरी बता दी। फोर्थ एक्ट में ही उसकी बॉडी छुपाता है। फोर्थ एक्ट में ओफिलिया का जो है, ओफिलिया की डेथ हो जाती है। फोर्थ एक्ट में ही हैमलेट को एग्जाइल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न उसको लेकर के इंग्लैंड जा रहे होते हैं, और इंग्लैंड जाने पर जो है रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न को एक लेटर देता है क्लॉडियस कि ये किंग ऑफ इंग्लैंड को दे दीजिएगा, और उसमें लिखा है द इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ हैमलेट, हैमलेट का इमीडिएट एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। जिस शिप में हैमलेट जा रहा होता है, ऑन द वे द शिप वाज अटैक्ड बाय द पायरेट्स, समुद्री डाकू जो हैं उस पर हमला कर देते हैं, और हमला कर देते हैं जब उनको ये पता चलता है कि ही इज द सक्सेसर ऑफ डेनमार्क, तो इसको वापस भेज देते हैं। एंड हैमलेट प्लेज अ ट्रिक, हैमलेट उस लेटर के साथ एक ट्रिक कर देता है कि जो करियर है लेटर्स के, उनका एग्जीक्यूशन करना है। वो दोनों लेटर को लेकर के पहुंच जाते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड के पास, और फिफ्थ एक्ट में हम लास्ट में देखेंगे कि उनका ही मर्डर हो गया है, रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न का ही। क्लॉडियस जो है
फोर्थ एक्ट में ही पूरा प्लान बना लेता है। क्लॉडियस स्विचेस टैक्टिस, यहां से टैक्टिस चेंज करता है। लैरिटस विल बी गिवन, फोर्थ एक्ट में ही जो है पायरेट्स उसको हैमलेट को वापस कर देते हैं, फिर से आ जाता है वो और होरेसियो के साथ, और यहीं पर फिर दूसरा प्लान बनाता है क्लॉडियस की कैसे मारना है। मारने का प्लान ये है कि डबल टैक्टिस चलता है, वो एक गैम्बलेट है, एक ग्लास में उसने पॉइजन तैयार किया है कि एक फेंस ऑर्गेनाइज करना है, और उस फेंस का मतलब द्वंद्व युद्ध ऑर्गेनाइज होना है, और उसी द्वंद्व युद्ध में अगर प्रिंस हैमलेट बच जाता है तो उसको जहर दे दिया जाएगा। लैरिटस के स्वॉर्ड में पॉइजन लगा दिया है कि इफ हैमलेट ब्लीड्स तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। ये पूरा प्लान उसने बना लिया है, कहां पर, फोर्थ एक्ट में ही। फिफ्थ एक्ट में जो है, Horatio has received a letter from Hamlet explaining that the prince escaped by negotiating with pirates who attempted to attack his England bound ship. पायरेट से नेगोशिएशन कर लिया है और वापस आने का एक लेटर उसको मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि दो ग्रेव डिगर्स आए हैं, जिसी को ग्रेव डिगर सीन कहते हैं। ग्रेव डिगर्स हैं दो, ये दोनों ग्रेव खोद रहे हैं, तो किसके लिए, ओफिलिया के लिए। ओफिलिया के लिए ग्रेव खोद रहे हैं। ओफिलिया ड्राउन होकर के फोर्थ एक्ट में मर गई थी, अब उसको दफनाया जाना है। और ग्रेव डिगर से जब वो पूछते हैं, हैमलेट पूछता है कि किसकी कब्र खोद रहे हो, तो वो बताता है ये मेरी कब्र है। किसकी, ग्रेव डिगर की ही कब्र है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी ये देता है कि जब तक हम इसकी खुदाई कर रहे हैं तब तक तो ये हमारी ही है। और ग्रेव किसी जिंदा आदमी की तो होती नहीं है, ग्रेव तो किसी डेड की होती है, बट वो फाइनल डिस्क्लोज नहीं करते हैमलेट को कि ओफिलिया की ही कब्र है। तब तक देखता है हैमलेट और होरेसियो दोनों साथ में हैं कि एक फ्यूनरल प्रोसेसन उधर से आ रहा होता है, जुलूस टाइप का आ रहा होता है। ओफिलिया है, उस पे ओफिलिया को कब्र में लिटा दिया जाता है और लैरिटस स्टार्ट्स लैमेंटिंग, रोना शुरू कर देता है इनसाइड द ग्रेव। एंड व्हेन हैमलेट कम्स टू नो कि ऐसा हुआ है, ओफिलिया हैज डाइड, तो हैमलेट जाता है उसी ग्रेव में ओफिलिया के, एंड इनसाइड द ग्रेव लैरिटस एंड हैमलेट दोनों फाइट करते हैं। अब हैमलेट बताता है he was in love and even 40 brothers could not love as much as Hamlet loved Ophelia। एक ही लैरिटस है, 40 भी उसको इतना लव नहीं कर सकते थे। क्लियर, ये सारी चीजें होती हैं। और जो ग्रेव डिगर है जब उनसे ये सारी बातें कर लेता है, तो एक एक्चुअली जो ग्रेव यार्ड होता है वहां पर बहुत सारे लोगों की कब्र होती है, उसी में एक कब्र होती है यॉरिक की, और खुदाई में यॉरिक का जो है स्कल मिलता है। और इस यॉरिक कौन है, यॉरिक वाज द जेस्टर ऑफ किंग हैमलेट। किंग हैमलेट का जेस्टर होता है। जेस्टर कौन होता है, जेस्टर होता है फूल। किंग हैमलेट का यॉरिक जेस्टर होता है, और यॉरिक से तो पहले मिल चुका था प्रिंस हैमलेट, उसका स्कल उसको मिल जाता है। हैमलेट पिक्स अप द स्कल सेइंग अलास पुअर यॉरिक, right, as he contemplates mortality. Ophelia's funeral procession approaches, led by Laritus. Hamlet and Horatio initially hide, but when Hamlet realizes that Ophelia is the one being buried, he reveals himself, proclaiming his love to Ophelia. Laritus and Hamlet fight inside the grave by Ophelia's graveside, but the brawl is broken up. Back at Elsinore, Hamlet explains to Horatio that he had discovered Claudius's letter with Rosencrantz and Guildenstern belonging and replaced it with a forged copy indicating that his former friends should be killed instead। जैसे 3 इडियट में आपने देखा था कि एक लेटर होता है और आमिर खान उस लेटर का एक अक्षर चेंज कर देता है, चमत्कार से बलात्कार। बिल्कुल वही केस जो है किया था हैमलेट ने। हैमलेट ने भी जो लेटर क्लॉडियस ने दिया था रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेनस्टर्न को, यह लिख करके कि हैमलेट मस्ट बी किल्ड, उसने चेंज कर दिया है कि द करियर ऑफ दिस लेटर मस्ट बी किल्ड।
जो उसके लेटर के करियर हैं, लाने वाले हैं, उनको मार दिया जाए। और लाने वाला कौन है? वो रोजेनक्रैंज गिल्डनस्टेन है। हैमलेट भाग आता है और उन दोनों को फंसा आता है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ये बताता है पूरा प्लान, हैमलेट ही बताता है अपने ट्रू फ्रेंड होरेसियो को। यहां पर आपको बताया एक ऑसरिक है जो फेंस ऑर्गेनाइज करता है, डुएल ऑर्गेनाइज करता है कि लैरिटस और हैमलेट के बीच में, और पूरा प्लान वहां पर क्लॉडियस का होता है। स्वॉर्ड पॉइजन होती है, गैबलेट तैयार होता है कि अगर स्वॉर्ड से नहीं मरा तो पॉइजन दे दिया जाएगा, उससे मर जाएगा। और होता यह है कि फर्स्ट में जो है स्वॉर्ड चेंज, तलवार एक दूसरे की बदल जाती हैं। हैमलेट को ब्लीड शुरू तो हो जाता है, और जब हैमलेट को ब्लीड शुरू होता है, जो उसकी मदर है गर्ट्रूड, शी ड्रिंक्स द गैबलेट, उस पॉइजन को वही पी लेती है, राइट, और वो मर जाती है। लैरिटस बताता है फिर हैमलेट को कि क्लॉडियस इज द रीजन बिहाइंड द मर्डर ऑफ योर मदर। लैरिटस की डेथ हो जाती है और फिर क्लॉडियस को मार देता है हैमलेट। ये क्लाइमेक्स है, इसी को डेनुमा कहा जाता है। क्लॉडियस की डेथ के बाद हैमलेट हिमसेल्फ सरमाइजेस, हैमलेट की भी डेथ होने वाली होती है। तब तक प्रिंस फोर्टिनब्रास आ जाता है। प्रिंस फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे का इस समय प्रिंस है, वो आ जाता है और वो अटैक करने आया होता है डेनमार्क पर। बट जब वो देखता है कि द इंटायर हाउस होल्ड जो है, रॉयल हाउस होल्ड के जितने लोग हैं, सब कोई मर चुका है, हैमलेट भी तब तक मर रहा होता है, और हैमलेट बता के ये जाता है, जैसे कि आपको बताया था कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी हमेशा रेस्टोरेशन में एंड होती है। नाउ फोर्टिनब्रास हैज टू टेक चार्ज ऑफ डेनमार्क, फोर्टिनब्रास को चार्ज लेना है। होरेसियो को बता करके जाता है वो ये सारी बातें, होरेसियो, और फिर ऑर्डर देता है फोर्टिनब्रास की हैमलेट शुड बी गिवन द रॉयल फ्यूनरल, रॉयल फ्यूनरल देना चाहिए। हैमलेट का फ्यूनरल होता है, प्ले रीस्टोर हो जाता है, फोर्टिनब्रास किंग बन जाता है और प्ले यहीं पर एंड हो जाता है। फिफ्थ एक्ट में जहां पर ग्रेव डिगर सीन है, वहीं से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। डुएल फाइट बिटवीन हैमलेट एंड लैरिटस इनसाइड द ग्रेव, वहां पर फाइटिंग होती है। फिर फेंस होता है, एंड इन द फेंस पहले गर्ट्रूड मरती है, गर्ट्रूड के बाद जो है लैरिटस मरता है, फिर क्लॉडियस मरता है और फिर हैमलेट मर जाता है और प्रिंस फोर्टिनब्रास बिकम्स द किंग। क्लियर? आइए अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। शुरुआत में पूछा था आपसे कि कौन कौन सी कंट्री का जिक्र है हैमलेट में। तो हैमलेट में एक तो जिक्र डेनमार्क का है नंबर 1, नंबर 2 नॉर्वे का है, नंबर 3 कौन सा है? फ्रांस का है, जहां पर लैरिटस पढ़ने जा रहा होता है। नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, जहां का वो स्टूडेंट है। और विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ है, जाकर के सर्च करिएगा। और किसी कंट्री का जिक्र है, और एक कंट्री का जिक्र है इंग्लैंड, जहां पर हैमलेट को रोजेनक्रैंज गिल्डनस्टेन से भेजा जाना होता है। क्लियर? एक तो ये हो गया। अब अगर हम ये आपसे पूछें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले कितने लोग मरते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हाउ मेनी मर्डर्स, हाउ मेनी किलिंग्स टेक प्लेस, कितनी होती हैं? 1 मिनट सोचिए और फिर बताइए, मैं आपको काउंटिंग करा रहा हूं। सबसे पहले कौन मरता है इन द प्ले? द वेरी फर्स्ट मर्डर इज ऑफ पोलोनियस बाय प्रिंस हैमलेट। सेकेंड क्या है? सेकेंड में ओफिलिया कमिट्स सुसाइड। 2 नंबर 3 पर कौन मरता है? नंबर 3 पर जो मर्डर है वह है गर्ट्रूड का, गर्ट्रूड ड्रिंक्स पॉइजन। नंबर 4 पर जो है वह है लैरिटस। नंबर 5 पर कौन है? नंबर 5 पर है क्लॉडियस। नंबर 6 पर है हैमलेट। और 7 और 8 पर जब ये डुअल यहाँ पर हो रहा होता है, तब ये न्यूज आती है कि रोजेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टेन आर डेड, उनकी डेथ हो चुकी है। तो 2 ये टोटल 8 मर्डर्स टेक प्लेस इनसाइड द प्ले हैमलेट। 8 मर्डर्स टोटल होते हैं उसके अंदर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट अपीयर इन द प्ले, कितनी बार हैमलेट का घोस्ट आता है प्ले में? बस ये भी एक बार DSSB के PGT में क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी टाइम्स डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट अपीयर्स इन द प्ले, कितनी बार घोस्ट आता है? ऑप्शंस देने कहिए तो, नहीं तो आप फिर गेस करते रहिए।
पहली बार आता है जब होरेशियो देखता है उसको, सेकेंड टाइम आता है जब हैमलेट उससे बात करता है, प्रिंस हैमलेट, और थर्ड और लास्ट टाइम आता है व्हेन हैमलेट वाज इन हिज मदर्स चैम्बर, गर्टरूड के चैम्बर में जब होता है तब आकर के उससे बात करता है। तो टोटल 3 टाइम्स घोस्ट का अपीयरेंस है इन द प्ले हैमलेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि ननरी सीन किस एक्ट में है, ननरी सीन किस एक्ट में है, तो इसका आंसर है ननरी सीन इज इन द थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले। और अगर यही आ जाए कि किस प्ले में है तब तो आप हैमलेट लगा ही दोगे, किस एक्ट में है तो थर्ड एक्ट में है ननरी सीन। ग्रेव डिगर सीन कहाँ है, ग्रेव डिगर सीन इज इन द फिफ्थ एक्ट, लास्ट एक्ट में ग्रेव डिगर सीन है। कॉमिक रिलीफ क्या है हैमलेट में, तो ग्रेव डिगर सीन इज आल्सो कॉमिक रिलीफ इन हैमलेट, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हैमलेट की ट्रेजिक फ्ला क्या है, व्हाई डज द ट्रेजेडी टेक प्लेस, तो हैमलेट की जो ट्रेजिक फ्ला है, क्या ऐसा करता हैमलेट की ट्रेजेडी ना होती, तो हैमलेट की ट्रेजिक फ्ला है इनडिसाइसिवनेस, निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता किसी चीज पर। अगर क्विक डिसीजन ले लिया होता हैमलेट तो शायद उसका मर्डर ना होता, क्लॉडियस का मर्डर कर देता, और किंगडम तो उसकी थी ही, जो है हेयर तो किंगडम का था ही, वो किंग बन गया होता। ये उसकी ट्रेजिक फ्ला है। क्लियर। सोर्स क्या है हैमलेट का, ये आपको कल ही बताया था हमने। सोर्स है सैक्सो ग्रामेटिकस की बुक, कौन सी, द डीड्स ऑफ डेन्स, जिसका इंग्लिश वर्जन है, उसी में एक लेजेंड है, कौन सा, द लेजेंड ऑफ हैमलेट, वही उसका सोर्स है। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स थॉमस किड का प्ले है योर हैमलेट। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैमलेट के बारे में, हैमलेट की स्टोरी के बारे में, और आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टोरी को वॉच करिए, व्यू करिए, और 2-3 बार स्टोरी को सुन लीजिएगा ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो आपके पेपर में जब आप पेपर देने जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, फॉर बीइंग विद अस।